हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स ग्रो में। तो आज इस लेसन में हम लोग कंक्रीट से रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और क्वेश्चन इज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ फ्रेश कंक्रीट शुड बी। तो हमारा जो फ्रेश कंक्रीट होता है उसका सेटिंग टाइम कितना होता है? तो इनिशियल सेटिंग टाइम फ्रेश कंक्रीट का होता है मोर देन 1 आवर, ग्रेटर देन 1 आवर। तो आपको याद रखना है, हम यहाँ कंक्रीट की बात कर रहे हैं, सीमेंट की बात नहीं कर रहे। तो कंक्रीट के लिए हमारा जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो मोर देन 1 आवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट कन्फर्म्स टू ए स्लम्प ऑफ। तो लो वर्केबिलिटी कंक्रीट के लिए हमारा स्लम्प कितना होना चाहिए? लो वर्केबिलिटी के लिए हमारा जो स्लम्प होता है वो वेरी करता है 25 to 50 mm। पर यहाँ पे जो क्लोजली ऑप्शन है, सबसे ज़्यादा क्लोज है, वो है ऑप्शन नंबर ए 25 to 75 mm। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है फॉर कांस्टेंट W/C रेशियो फाइनर सैंड डिक्रीजेस द वर्केबिलिटी। तो देखो हमारे पास दो चीज़ें, एक तो है फाइनर एग्रीगेट, दूसरा है कोर्सर एग्रीगेट। अब जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है वो कोर्सर एग्रीगेट का कम होता है और जो फाइन एग्रीगेट होता है उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। तो जिसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम होगा वो ज़्यादा वर्केबल होगा, यानी कोर्स एग्रीगेट हमारा ज़्यादा वर्केबिलिटी देता है और फाइनर एग्रीगेट कम वर्केबिलिटी देता है। तो अगर हम W/C रेशियो को कांस्टेंट रखें तो हमारा फाइनर सैंड क्या करेगा? वर्केबिलिटी को डिक्रीज कर देगा। करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि अगर कोर्सर एग्रीगेट डालेंगे तो उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा होगा और उसको जो लुब्रिकेंट करने के लिए हमें कम पेस्ट रिक्वायर्ड होगा एज कम्पेयर टू फाइन एग्रीगेट। तो फाइन एग्रीगेट क्या करता है? हमारी वर्केबिलिटी को डिक्रीज कर देता है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो यहाँ स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं। क्रीप इज द डिफॉर्मेशन ऑफ कॉन्क्रीट अंडर सस्टेन्ड लोडिंग। सस्टेन्ड लोडिंग मतलब कॉन्स्टेंट लेवल की लोडिंग या कॉन्स्टेंट स्ट्रेस लेवल यहाँ पे एक्ट कर रहा है। तो उसकी वजह से हमारे कंक्रीट में जो भी डिफॉर्मेशंस होते हैं उसको हम बोलते हैं क्रीप। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बोथ 1 and 2 दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी EC ऑफ कंक्रीट फॉर शॉर्ट टर्म लोडिंग में बी डिराइव्ड एज। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हम कंक्रीट का कैसे निकाल सकते हैं? इसका फॉर्मूला होता है EC = 5000 √ FCK। FCK होता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इन न्यूटन पर mm² और MPa भी हम इसे बोल सकते हैं। तो ये होता है शॉर्ट टर्म लोडिंग के लिए। और अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो हमारे फॉर्मूले में क्रीप कोफिशिएंट भी आ जाता है, तो 1 + थीटा। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा EC = 5000 √ FCK / 1 + थीटा। यहाँ पे थीटा होता है क्रीप कोएफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पर्पस ऑफ कंक्रीट कॉम्पैक्शन इज टू। तो कंक्रीट में जो कॉम्पैक्शन करते हैं उसका पर्पस क्या होता है? उसका पर्पस होता है उसकी डेंसिटी को इंक्रीज करना। अब डेंसिटी इंक्रीज कैसे होगी? कॉम्पैक्शन में हम क्या करते हैं, जो भी एयर वॉइड्स होते हैं एयर वॉइड्स को रिमूव कर देते हैं, जिसको हम जनरली बोलते हैं एनट्रैप्ड एयर। एनट्रैप्ड एयर जो भी होती है उसको हम कॉम्पैक्ट करके या वाइब्रेट करके कंक्रीट से निकाल देते हैं, जिससे कि उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज As per IS 456/2000, the organic content of water used for making concrete should not be more than। तो जो ऑर्गेनिक कंटेंट है वाटर में किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए? 200 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ऑर्गेनिक कंटेंट। और 200 मिलीग्राम पर लीटर को हम 200 ppm भी बोल सकते हैं। तो आपको हो सकता है ऑप्शन में ppm दिया हो, तो ये आपको याद रखना है। बाकी अगर हम दूसरे पैरामीटर्स की बात करें तो IS कोड में स्पेसिफिकेशन में दिया हुआ है। इनमें से आपको ऑर्गेनिक के लिए याद रखनी है। ऑर्गेनिक के लिए हमारी परमिसिबल लिमिट है 200 मिलीग्राम पर लीटर या 200 ppm। इनऑर्गेनिक के लिए हमारी जो लिमिट होती है वो होती है 3000 मिलीग्राम पर लीटर। इससे ज़्यादा हमारा जो इनऑर्गेनिक कंटेंट है वो वाटर में नहीं होना चाहिए।
और बाकी सस्पेंडेड के लिए भी आप याद रख सकते हैं। सस्पेंडेड के लिए हमारी जो परमिसेबल लिमिट है वो है 2000 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये तीनों आपको याद रखनी है कि ऑर्गेनिक के लिए हमारी लिमिट होती है 200 मिलीग्राम पर लीटर, इनऑर्गेनिक के लिए होती है 3000 मिलीग्राम पर लीटर, और जो सस्पेंडेड है उसके लिए होती है हमारी 2000 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये तीनों आपको याद रखना है। Next question is the characteristic strength of concrete is defined as the compressive strength below which not more than 5% of the result fall। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो भी कंक्रीट आप डिज़ाइन कर रहे हो उसमें 95% चांस है कि उसकी स्ट्रेंथ डिज़ाइन स्ट्रेंथ से ज़्यादा है, और केवल 5% चांसेस है कि आपने जो कंक्रीट डिज़ाइन किया है उसकी स्ट्रेंथ आपकी जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ है उससे कम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5% ऑफ रिजल्ट फॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो हमारी कंक्रीट की वर्केबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है? अब इसमें कई बुक्स में ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, कई में बी दिया हुआ है, पर इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है वर्केबिलिटी को वो हमारा W/C रेशियो होता है। तो अगर हम W/C रेशियो को इंक्रीज कर रहे हैं मतलब सीमेंट का कंटेंट तो हम सेम रख रहे हैं और वाटर को बढ़ा रहे हैं, वाटर कंटेंट हमारा बढ़ा रहे हैं। तो जैसे ही वाटर का कंटेंट हमारा बढ़ेगा वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट वो भी इंक्रीज हो जाएगी। साथ में अगर ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट उसको भी हम इंक्रीज करेंगे तो उससे भी हमारी वर्केबिलिटी इम्प्रूव हो जाती है। ग्रेडिंग मीन्स किस किस साइज के पार्टिकल उसमें प्रेजेंट हैं। अगर उसमें मोस्ट ऑफ द साइज के पार्टिकल प्रेजेंस हैं तो उसमें जो इंटरलॉकिंग होगा वो इंटरलॉकिंग अच्छे से होगा जो कि आपकी वर्केबिलिटी को प्रमोट करेगा। तो दोनों ऑप्शन सही है बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉटम डायमीटर, टॉप डायमीटर एंड द हाइट ऑफ द स्टील मोल्ड यूज्ड फॉर द स्लम टेस्ट आर रेस्पेक्टिवली। तो इसमें देखो आप जो स्लम टेस्ट करते हो तो स्लम टेस्ट में आपका क्या होता है, इस तरह का कुछ मोल्ड होता है। इसमें जो टॉप डायमीटर होता है इसका वो होता है 10 सेंटीमीटर, बॉटम डायमीटर होता है उसका 20 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ दिस मोल्ड इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो ये जो आपका मोल्ड होता है ये होता है स्लम टेस्ट, और यहाँ पे ऐसे दो हुक लगे रहते हैं इसको लिफ्ट करने के लिए, और ये वर्केबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें जो बॉटम डायमीटर होता है 20 सेंटीमीटर, टॉप डायमीटर होता है 10 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ स्टील मोल्ड होती है 30 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एडिशन ऑफ CaCl2 इन कॉन्क्रीट रिजल्ट इन। तो CaCl2 क्या होता है? CaCl2 आपका एक एक्सीलरेटर होता है। कैल्शियम क्लोराइड इज एक्ट एज ए एक्सीलरेटर। तो एक्सीलरेटर क्या करता है, आपकी रेट ऑफ हाइड्रेशन को बढ़ा देता है, उससे आपका जो सेटिंग टाइम है वो डिक्रीज हो जाता है। तो आपका जो सेटिंग टाइम है वो तो डिक्रीज हो जाएगा, और जैसे ही आपका सेटिंग टाइम डिक्रीज होगा आपकी जो श्रिंकेज है वो इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि जैसे आपका सेटिंग टाइम कम हो जाएगा तो जो वाटर इवोपरेट हो रहा है, वाटर जल बनने की जो प्रोसेस है वो फास्टली हो जाएगी, तो आपके जो श्रिंकेज आने के चांस है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर मॉडरेट इन्वायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन शुड बी। तो यहाँ पे बोल रहा है मॉडरेट इन्वायरमेंटल कंडीशन के लिए मिनिमम ग्रेड आप कितना यूज़ करते हैं? आप यूज़ करते हैं M25 मॉडरेट के लिए। देखो यहाँ पे 5 एक्सपोजर कैटेगरी होती है, माइल्ड, मॉडरेट, सेवियर, वेरी सेवियर एंड एक्सट्रीम। तो जो माइल्ड के केस में आप मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज़ करते हैं वो होता है M20 होता है माइल्ड के लिए। M25 आपका होता है मॉडरेट इन्वायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन के लिए। M30 जो होता है आपका
वो होता है सिवियर कंडीशन के लिए, और M35 आपका होता है, वो होता है वेरी सिवियर कंडीशन के लिए। और आपका जो M40 होता है, M40 आपका यूज़ होता है एक्सट्रीम कंडीशन के लिए। तो यहाँ पे पूछा है इसने मॉडरेट कंडीशन के लिए, तो मॉडरेट कंडीशन के लिए आपका हम यूज़ करते हैं M25। M25 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्क्रीट मिक्स डिज़ाइन इज कंडक्टेड एज पर। तो कॉन्क्रीट मिक्स डिज़ाइन हम किस कोड से करते हैं? IS 10262। IS 10262 इज यूज टू डिज़ाइन द कॉन्क्रीट मिक्स। IS 456 की बात करें तो IS 456 आपका प्लेन सीमेंट कंक्रीट और रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट PCC और जो RCC होता है उनके जो कोडल प्रोविज़न है वो इसमें दिए हुए हैं। IS 383 की अगर बात करें तो IS 383 में आपके जो कोर्सर एग्रीगेट होते हैं और जो फाइनर एग्रीगेट होते हैं जो कि हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं, उनके बारे में स्पेसिफाई किया गया है कि जो कंक्रीट में आप कोर्सर एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट यूज़ करोगे उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 मीन्स दैट कैरेक्टरिस्टिक्स compressive strength of 15 सेंटीमीटर क्यूब्स आफ्टर 28 डेज इज गिवन बाय। तो M20 के लिए 20 न्यूटन पर mm² हमारी स्ट्रेंथ होनी चाहिए 28 डेज के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ क्योरिंग इज नॉट टू। तो क्योरिंग क्या होता है? हमें जो भी वाटर देते हैं कंक्रीट की जो कास्टिंग होती है उसके बाद उसको हम बोलते हैं क्योरिंग। तो इस क्योरिंग का क्या ऑब्जेक्ट नहीं होता है? तो रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो ये क्योरिंग कंक्रीट की स्ट्रेंथ को रिड्यूस नहीं करती है बल्कि इंक्रीज कर देती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि क्योरिंग हम इसलिए नहीं करते ताकि कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस होता है। इसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव है इसके? इट प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन। तो जो इवेपोरेशन होता है उससे वाटर का लॉस हो जाता है, तो उससे हम प्रिवेंट करने के लिए, उससे बचाने के लिए एडिशनल वाटर देते हैं। इट रिड्यूस द श्रिंकेज ऑफ सीमेंट कंक्रीट। और अगर वाटर जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा और हम एक्सेस वाटर उससे नहीं देंगे तो उस सीमेंट कंक्रीट में श्रिंकेज आने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। टू प्रिजर्व द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट। और कंक्रीट की जो भी प्रॉपर्टीज़ है जिसके लिए हमने मिक्स को डिज़ाइन किया है वो सभी प्रिजर्व रहती है अगर हमारी रेट ऑफ हाइड्रेशन कंप्लीट हो जाती है या फिर हम कंप्लीट क्यूरिंग अगर उसकी करते हैं। तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट ये नहीं है, तो रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। मैक्सिमम एडमिसिबल वाटर कंटेंट रेशियो फॉर माइल्ड एक्सपेरिमेंटल इन्वायरमेंटल एक्सपोजर शुड बी। तो जो आपका W/C रेशियो होता है माइल्ड इन्वायरमेंटल एक्सपोजर के लिए, तो वो कितना होता है? 0.55। 0.55 हम यूज़ करते हैं माइल्ड कंडीशन के लिए W/C रेशियो। 0.50 हम यूज़ करते हैं मॉडरेट कंडीशन के लिए। 0.45 यूज़ करते हैं हम सेवर और वेरी सेवर दोनों कंडीशन के लिए। वेरी सेवर या फिर सेवर, तो दोनों कंडीशन सीवर और वेरी सीवर दोनों कंडीशन के लिए 0.45, माइल्ड के लिए 0.55, मॉडरेट के लिए 0.5 और 0.40 हम यूज़ करते हैं एक्सट्रीम कंडीशन के लिए। एक्सट्रीम कंडीशन के लिए हम यूज़ करते हैं 0.4। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.55। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर इंट्रेनमेंट इन द कंक्रीट इंक्रीज। तो एयर इंट्रेनमेंट से कंक्रीट की क्या इंक्रीज होती है? वर्केबिलिटी। अब एयर इंट्रेनमेंट क्या होता है? एयर इंट्रेनमेंट आपके वो केमिकल्स होते हैं जो कि कंक्रीट में एयर बबल्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, एयर बबल्स। और ये एयर बबल्स कैसे होते हैं? दीज एयर बबल्स आर नॉन कोलैप्सिंग, यानी ये कोलैप्स नहीं होते, ये नॉन कोलैप्सिंग होते हैं। और ये नॉन कोलैप्सिंग एयर बबल कैसे करते हैं? एक जो फ्लेक्सिबल बॉल बियरिंग होती है उसकी तरह एक्ट करते हैं। जैसे आपका व्हील है, व्हील में बियरिंग लगी होती है तो उसका रोटेशन इजीली हो जाता है। जो कंक्रीट का फ्लो होता है उस फ्लो को
ईज बनाने के लिए, उसको ईजिली फ्लो करने के लिए उसमें नॉन कोलेप्सिंग एयर बबल्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कि एज ए फ्लेक्सिबल बॉल बियरिंग के तरह यूज किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। टू ऑब्टेन वेरी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ वेरी फाइन ग्रैंड। तो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो कंक्रीट में? तो अगर आप फाइन ग्रैंड ग्रेनाइट यूज़ करते हो तो आपकी जो स्ट्रेंथ है कंक्रीट की वो इंक्रीज हो जाती है। और अगर ग्रेनाइट की बात करें तो ग्रेनाइट हमारा एक तरह का इग्नियस रॉक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ इग्नियस रॉक, और इसकी जो स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो एज ए एग्रीगेट अगर हम इसको यूज़ करते हैं कंक्रीट में, तो जो कंक्रीट है हमारा उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। द कंक्रीट हैविंग ए स्लम्प ऑफ 6.5 सेंटीमीटर इज सेड टू बी। तो ये क्या होगा? प्लास्टिक स्टेज में। कंक्रीट का प्लास्टिक स्टेज में होगा अगर उसका स्लम्प की वैल्यू वेरी कर रही है 5 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर। ये रेंज आपको याद रखनी है। इफ द वैल्यू ऑफ स्लम्प इज इन बिटवीन 5 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर then the concrete is said to be in plastic stage. Next question is calcium chloride added in concrete act as a। तो जो कैल्शियम क्लोराइड होता है वो हमारा क्या होता है? एक तरह का एक्सीलरेटर। तो कैल्शियम क्लोराइड हमारा एक्सीलरेटर होता है जो कि हमारी रेट ऑफ हाइड्रेशन को तो बढ़ा देता है और हमारा जो सेटिंग टाइम है उसको डिक्रीज कर देता है। एक्सीलरेटर क्या करते हैं? हमारे सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ हाइड्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विद टाइम इज नॉन लीनियर। तो जो टाइम के साथ में कंक्रीट की स्ट्रेंथ होती है वो कैसे वेरी करती है? नॉन लीनियर। तो अगर हम ग्राफ देखें, अगर यहाँ पे टाइम लें, यहाँ पे कंक्रीट की स्ट्रेंथ लें, तो क्या होता है? इनिशियल डेज में तो इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत रैपिड रेट से बढ़ती है, पर बाद में रेट ऑफ इंक्रीज बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। और हमें पता है कि 28 डेज में तो अपना 2/3 ऑफ स्ट्रेंथ कंक्रीट अटेन कर लेता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉन लीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट किस पे डिपेंड? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पे 5 ऑप्शन है। देखो, टाइम ऑफ ट्रांजिट में नहीं करती है, W/C रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि अगर कंक्रीट की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो उसकी वर्केबिलिटी भी ज़्यादा होगी। एग्रीगेट सीमेंट रेशियो पर भी डिपेंड नहीं करती है। तो आपका जो सबसे ज़्यादा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एंड 3। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जनरली द रेशियो ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट इन कंक्रीट मिक्स इज ऑफ ग्रेड M20 इज। तो M20 ग्रेड के लिए हमारा जो मिक्स डिज़ाइन होता है वो होता है 1.53, 112 होता है हमारा M25 के लिए, 124 होता है हमारा M15 के लिए, और 136 होता है हमारा M10 के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एड मिक्सचर विच कॉज अर्ली सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट आर कॉल्ड। जिससे हमारा जो सीमेंट या कंक्रीट है वो जल्दी से सेट हो जाता है, अर्ली सेटिंग को अटेंड करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सीलरेटर। एक्सीलरेटर आर दोज केमिकल्स विच accelerate the rate of hydration and promote the early setting of concrete। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू प्रिवेंट सल्फेट अटैक इन कंक्रीट फॉर प्रिपेयरिंग कंक्रीट मिक्स वाटर pH मस्ट बी विद इन। तो वाटर pH कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए? 6 से 9 के बीच में होनी चाहिए टू प्रिवेंट द सल्फेट अटैक। तो सल्फेट अटैक को प्रिवेंट करने के लिए हमारी कंक्रीट की pH 6 से 9 के बीच में होनी चाहिए। और अगर हम जनरल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो जो भी वाटर हम कंक्रीट बनाने में यूज़ कर रहे हैं उसकी pH 6 से ज़्यादा ही होनी चाहिए। pH of water used to prepare the concrete should be more than 6. It should not be less than 6।
तो आपकी pH 6 से ज़्यादा ही होना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेपरेशन ऑफ वाटर और वाटर सैंड सीमेंट फ्रॉम ए फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट इज नोन एज, इसको बोलते हैं ब्लीडिंग। देखो ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है आपको, मतलब इसमें कुछ ना कुछ आपको डाउट्स रहते हैं। तो सेग्रीगेशन क्या होता है? सेग्रीगेशन इज द सेपरेशन ऑफ कोर्सर एग्रीगेट, सेपरेशन ऑफ कोर्सर एग्रीगेट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द मटेरियल। अगर आपके जो कोर्स एग्रीगेट है वो रेस्ट ऑफ मटेरियल या रेस्ट ऑफ पेस्ट है उससे सेपरेट हो रहे तो उसको बोलेंगे सेग्रीगेशन। पर अगर आपका जो वाटर या वाटर सैंड जो सीमेंट पेस्ट है वो सेपरेट हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं ब्लीडिंग। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ब्लीडिंग इज द सेपरेशन ऑफ वाटर और वाटर सैंड सीमेंट फ्रॉम ए फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट विद टाइम अंडर स्टडी लोड। तो स्टडी लोड में जो परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है कंक्रीट में उसको बोलते हैं हम क्रीप। क्रीप इज द परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट विद टाइम अंडर स्टडी लोड इज कॉल्ड क्रीप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेग्रेगेशन इन द कंक्रीट अकर्स। तो सेग्रीगेशन कंक्रीट में कब होता है? सेग्रीगेशन इज, मैंने आपको बताया था, सेग्रीगेशन इज द coarser aggregate tries to separate out from the finer material. तो segregation is the separation of coarser aggregate from the rest of the material. So segregation of concrete कब होता है? जब हमारा जो coarse aggregate होता है वो कोशिश करता है to separate out from the finer material। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टॉप डायमीटर, बॉटम डायमीटर एंड द हाइट ऑफ द स्टील मोल्ड यूज्ड फॉर द स्लम टेस्ट। तो ये हमने देखा था अभी स्लम टेस्ट कैसा होता है। उसमें जो टॉप डायमीटर होता है वो होता है 10 सेंटीमीटर, बॉटम डायमीटर होता है 20 सेंटीमीटर और जो हाइट ऑफ स्टील मोल्ड होता है वो होता है 30 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट फॉर गिवन वाटर कंटेंट इज गुड इफ द एग्रीगेट आर। अगर हमारा एग्रीगेट राउंडेड एग्रीगेट है, राउंडेड एग्रीगेट्स हमको मिलते हैं रिवर से, राउंडेड एग्रीगेट हमें मिलते हैं रिवर में और इनका जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू एंगुलर एंड फ्लेकी एग्रीगेट। तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम होगा तो कम पेस्ट रिक्वायर्ड होगा इसको लुब्रिकेट करने के लिए। तो आपकी जो वर्केबिलिटी है वो इंक्रीज करती है इन केस ऑफ राउंड एग्रीगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जनरली स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज कंसिडर्ड नेग्लिजिबल या वेरी लो इन टेंशन। तो टेंशन में हम कंक्रीट की स्ट्रेंथ को नेग्लिजिबल मानते हैं, ज़ीरो ही मानते हैं। पर देखा जाए तो जो टेंशन में जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ होती है वो 10% होती है एज कम्पेयर टू कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। सपोज अगर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ x है तो ओनली 10%, 0.1 टाइम्स ऑफ x इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ विल बी कंक्रीट। सो जो टेंशन में स्ट्रेंथ होती है वो 10% ऑफ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब अवर चैनल।